सत्ताधारी के लोगों ने ही आवाज उठाया था वो मट्टी का। तो ये मट्टी का घोटाला क्या है, इस पर आप लोग भी पूछे प्रशासन को कि ये मट्टी कौन सी डाली गई है, क्यों ऐसा हुआ है करके। जो मुरुम मट्टी, एक क्वालिटी दर्जेदार मट्टी की जरूरत होना चाहिए था, वो मट्टी नहीं डाली गई। अगर डाली गई है तो चलो प्रशासन को लेकर आप लोग गवाह बनिए और प्रशासन को बुलाइए। चैलेंज मैं करता हूँ, 1-1.5 फुट खोदते हैं, कितना फुट मट्टी है और कितना फुट मुरुम है, और दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। मिट्टी घोटाला हुआ है, मिट्टी घोटाले की ये वजह है, ये उसी की देन है। ये मिट्टी जब डाली जा रही थी उसी वक्त लोगों ने ऑब्जेक्शन लिया, सत्ता पक्ष के लोगों ने ऑब्जेक्शन लिया उसके अंदर। अब वो क्यों ऑब्जेक्शन लिया आप वो लोगों से पूछ सकते हो। अब वो कुछ घोटाला होगा, हो सकता है उसकी वजह से ही ऑब्जेक्शन उन लोगों ने भी। तो क्या कहेंगे राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी का 24वां वर्धापन दिन पर बच्चों को साहित्य वितरण करने क्या करना चाहिए? ये आज राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी का वर्धापन दिन है और ये 24वां वर्धापन दिन मना रहे हैं। उसके एवज में आज यूथ कांग्रेस के तरफ से एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव लिया गया है जो एजुकेशन के मसले पर है। और अभी जो 10वीं 12वीं जो बच्चों ने पास किया है उसके रजिस्ट्रेशन के लिए एक यहाँ पर कैंप लगा है और उसमें जो फीस है वो राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी भर रही है। जो बच्चे हैं उनसे कोई पैसा नहीं लिया जा रहा है। बच्चे जो है वो पास होने के बाद जैसे उनका जो फॉर्म भरना होता है तो वो किसी साइबर कैफ़े पे जाते हैं, तो जो गवर्नमेंट की फ़ीस होती है वो तो है ही, उसमें फिर साइबर कैफ़े वाले भी अपने जो चार्ज करते हैं। तो वो एक हमारे यूथ के जो डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट है इरफान साहब, उन्होंने एक अच्छा कदम उठाया है। और जो बच्चे हैं जिनका परसेंटेज 75% है उनको, लड़कों को और लड़की जो 75% से कम है उनको भी फीस राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की तरफ से भरी जा रही है। ये हम लोगों ने एक प्रोग्राम लिया है। तो कितने बच्चों के बारे में आपने सोचा है कि इस तरह के बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा इसका लाभ उठा सकेंगे? ये देखिए ऐसा है, पूरे एरिया के जो हमारा मानपुर शिवाजी नगर तालुका है उसमें कोई हम लोगों ने नंबर्स की बंदिश नहीं रखा है। वो 500 हो चाहे 5000 हो, नंबर की कोई बंदिश नहीं है। ना हमने उसके लिए कोई डेट रखा है कि फला डेट तक ही जो भी बच्चा आएगा उसकी फ़ीस भरी जाएगी। अगर 70% से नीचे वालों को क्यों? उसमें जो 70% से नीचे लड़कियां हैं उनको भी हम लोग दे रहे हैं। लड़कियों के लिए कोई क्राइटेरिया नहीं है, कोई क्राइटेरिया नहीं पूरी है, तरीके से जितना है सारी चीज़ें। 35, 45 जितना भी हो, हाँ, जितना भी रहेगा, लड़कियों के लिए कोई क्राइटेरिया नहीं है। तो लड़कों के बारे में ऐसा क्यों? देखिए कैसा होता है कि अब लड़कियों के लिए जो है सिर्फ एक मोदी गवर्नमेंट एक नारा देती है कि बेटी पढ़ाओ बेटी बढ़ाओ वाला, बचाओ तो बेटी बचाओ। मगर हम लोग सिर्फ नारा नहीं, क्योंकि आप नारा इसलिए बोल रहा हूँ, अगर उन लोगों की वाकई बोलनी कथनी और करनी में फ़र्क नहीं होता तो पहलवानों की ये दशा नहीं होती। और हम लोगों को खास करते ये इलाके में, मैं सब प्रॉपरली कम्युनिटी वाइज वाली बात नहीं करूँगा, मगर यहाँ अल्पसंख्यक समुदाय ज़्यादा रहता है और अक्सर घर की हालातों को खस्ता रहती है। तो जब है ना बजट के एजुकेशन के मामले में जब बजट बनाया जाता है ना तो अक्सर बेटों को घर वाले ही ज़्यादा ये करते हैं। तो इसके लिए हम लोग सोचते हैं कि समाज से कोई ना कोई निकले और बच्चियों के लिए वो चीज़ों को अपन प्रोत्साहन करें जिससे वो खस्ता हालत से बाहर निकल के उनको सपोर्ट हो। जैसे अपना इलाका सलम गोंडी इलाका है, और इसमें के जो कम परसेंट लड़के लाते हैं वो आगे की तालीम हासिल नहीं कर पाते और उसके जरिए फिर नशे की तरफ बढ़ जाते हैं। नहीं, उसमें दरअसल ऐसा है कि देखिए हर कोई लड़कियों को, चाहे सरकार हो, भी आज जो लड़कियों की दशा होती है वो सरकार भी उनको बढ़ावा दे रही है। हमारी पार्टी का भी विजन है, हमारे आदरणीय शरद पवार साहब की ही ये देन है कि हर जगह पर 50% आरक्षण, यहाँ तक कि बीएमसी इलेक्शन में जो 50% का आरक्षण हुआ था वो भी हमारे आदरणीय शरद पवार साहब की देन है। इसलिए वो हमारी पार्टी का एक वसूल है कि लड़कियों को ज़्यादा प्रेफरेंस देना है, उनको ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ाना और उनको आगे बढ़ाने की कोशिश है।
और यहाँ मानपुर शिवाजी नगर में सबसे ज़्यादा कॉलेज और स्कूल की जो ज़रूरत है बच्चों को है, लेकिन यहाँ पर इसकी जनसंख्या कॉलेज और स्कूल की कम है। इसके लिए किस तरह के आप लोग के प्रयास रहेगा कि बच्चे ज़्यादा से यहाँ पर शिक्षा ले सकें, क्योंकि शिवाजी नगर गोंडी मानपुर के जो बच्चे हैं उनको चेंबूर या बाहर के अन्य इलाकों में जाना पड़ता है, इसके लिए क्या सोचा? ये तो एक बहुत बड़ी दुर्दशा है। आप देखेंगे अभी 15 साल हो गया यहाँ पर, और हमारे आदरणीय विधायक जी, उनको तो यहाँ पर एक अच्छा कॉलेज वगैरह खोलना चाहिए। और अभी हमारा एमएलए या एमपी नहीं है यहाँ पर, तो हम उसमें बहुत बड़ी बड़ी बातें नहीं कर सकते हैं। लेकिन हमारा प्रयास ये ज़रूर है कि बीएमसी में जितने भी यहाँ स्कूल हैं वो सभी 10वीं तक कम से कम हो जाए। सर इससे पहले एनसीपी का एमपी भी तो थे, पुरानी बातें हो गई है, वो पुरानी बात हो गई है। उधर से कम ये 10 साल का ट्यूलियन निकल गया है, जबकि यहाँ पर राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी का ना कोई एमएलए है ना कोई एमपी है। सर समाज उत्थान और कल्याण के लिए इरफान ड्यूटी सर की तरफ से जितने भी प्रयत्न किए गए, जैसे कि इससे पहले जो है गरीबों के डॉक्यूमेंटेशन का मसला था, तो इरफान ड्यूटी सर ने जो है उनके राशन कार्ड का काम किया। और उसके बाद जो है नल की वाटर कनेक्शन के लिए जो कालाबाजारी समाजवादी पार्टी के द्वारा यहाँ पर मचाई गई है और दूसरी पार्टियों के द्वारा बीएमसी में जो एजेंट लेते हैं उसको खत्म करके 7,500 रुपये में एक कनेक्शन जो लाकर दिया गया, और अब ये जो फॉर्म भर के दिया जा रहा है, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए, उस बारे में मैं तो आपको पहली बात तो ये बता दूं कि किसी पार्टी का नाम लेकर किसी को कटाक्ष करना या किसी के ऊपर हमको इल्ज़ाम लगाने का काम हमारा मंशा नहीं है। हमारी मंशा यही है कि हम लोग लोगों का बेहतर से बेहतर काम क्या कर सकते हैं, क्योंकि हमारे जो वरिष्ठ नेता हैं हमको यही सिखाते हैं। हमारे तालुका अध्यक्ष है, हमारे वरिष्ठ नेता शाहिद भाई हैं यहाँ पे, जो जिला के उपाध्यक्ष हैं, और हमको जो भी मतलब पार्टी के ऊपर से जो गाइडलाइंस होती है कि भाई ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को आप समाज कल्याण के हिसाब से क्या काम कर सकते हो उस पर फोकस करना है। तो हम लोगों ने हमारा काम का जो हम लोगों ने दायित्व लिया है समाज में, और उस दायित्व को किस तरीके से पूरा करना है, इसकी हमारी ये जो भी है ये आपके सामने उसका जो है रिजल्ट सामने दिख कर आ रहा है। और 15 सालों में किसने क्या किया, किसने क्या नहीं किया, ये बेहतर है आप लोग इस चीज़ों का ऑब्जर्वेशन करके एक न्यूज़ बेहतर तरीके से बनाओ तो बेहतर है। वो कहीं ना कहीं एनसीपी के कंधे पे या कांग्रेस के कंधे पे मैं नहीं चाहता कि आप लेकर, या महाविकास आघाड़ी के कंधे पे रख कर नहीं ये करो। आप पत्रकार लोग और आप लोग काफ़ी समझदार लोग हो, तो आप लोग ये 15 सालों का भी तो आप जांच ब्यौरा लीजिए ना कभी जाके। इरफान साहब, मैं ये भी कहूँगा कि यहाँ पर जो है आमदार पिछले 15 साल से समाजवादी पार्टी का है, और इस वार्ड में जो है कॉर्पोरेटर भी समाजवादी पार्टी का, लेकिन 24,000 रुपये कनेक्शन के लिए एक आम आदमी को लग रहा है। आपकी जानिब से जो ये एनसीपी पार्टी की तरफ से किया गया 7,500 रुपये में कनेक्शन, तो ये कहीं ना कहीं एक आईना दिखाने जैसा, सबक सिखाने जैसा काम है। अभी हम लोगों ने देखो, इसके लिए आप लोगों को मैं दिखा देता हूँ, ये हम लोगों ने 50 कनेक्शन के काम हुए हैं। ये वाटर कनेक्शन के पेपर्स पहले ये मीटर रखे हुए हैं। तो हम लोग ये पहले यहाँ पे आप जो बोल रहे हो ठीक है, ये आप ये सही बात है, यहाँ 20,000, 18,000, 20,000, 25,000 जैसे भी लूट मार चल रही थी, तो सिर्फ बोलना कि ये चल रही वो चल रहा है, तो वो भी किसी ना किसी जो है राजनीतिक पार्टी के हिस्सेदार लोग होते हैं। तो हम लोग उनको बोलने से बेहतर हम बेहतर से बेहतर समाज में क्या कर सकते हैं, उस नियत से हम लोगों ने ना उसके अंदर कालाबाजारी कैसे ख़त्म करेंगे, ये एक हम लोगों ने प्रयास किया, जिसका प्रयास ये है कि हम लोग 7,500 रुपये में कनेक्शन करवा के लोगों को दिए, और अभी तक के 50 लोगों के कनेक्शन हो गए। अच्छा, यहाँ पर सबसे ज़्यादा झोड़पट्टी स्लम इलाका है, तो यहाँ पर जो गरीब लोग झोपड़े में रहते हैं उनको सरकारी सुविधाओं का पता नहीं है और उन्हें वो लाभ मिल नहीं पाता। इसके लिए किस तरह की मुहिम चलाएंगे? अभी देखिए, हम लोगों ने सबसे पहली बात है, मेरे सब वरिष्ठ नेताओं के सहयोग से और उनके साथ के और युवाओं के साथ से मैंने यहाँ पे अभी तक मेरे वार्ड में 600 राशन कार्ड बना के दिए हैं, जिसको केसरी राशन कार्ड बोलते हैं, जो सिर्फ अनाज में नहीं वो हॉस्पिटल में भी काम आता है। उसी के साथ साथ अभी हम लोग है ना, जैसे बच्चियों के लिए या लड़कों के लिए जो फ्री फॉर्म का जो रखा है यहाँ पे नोंदणीकरण के लिए जो होता है, 11वीं के एडमिशन के लिए जो फॉर्म भरा जाता है, तो वो चीज़ें हमने ऑब्जर्व किया। देखिए, अगर आप वाकई समाज कारण करना चाहते हो राजनीति में रह के, तो आपको समाज के अंदर छोटी भी चीज़ें अगर होती है कुछ भी, तो आपको पता चलता है। तो उसी का नतीजा है जो हम लोगों ने ऑब्जर्व किया। एक बच्चे अगर जाते हैं तो 350 रुपये, 225 रुपया फीस है, मगर 350 रुपया
लिया जाता है, क्योंकि साइबर कैफ़े वाला भी अपना पेट पानी के लिए दुकान खोल के बैठा हुआ है। तो हम लोगों ने वो सोचते हुए हम लोगों ने क्या सोचा, अब कुछ स्कीमें चलेंगी 10,000 15,000 ऐसा देकर 5-10 स्टूडेंट को देकर बताया जाएगा कि भाई हम लोग ये दे रहे हैं। हम लोगों को वो नहीं करते हुए जो लोग यहाँ पे जो वाकई परेशान हाल हैं, उस परेशानी को कैसे हल किया जा सकता, इसी नीयत से हम लोगों ने अब क्या किए, हज़ारों की तादाद में बच्चों के लिए, बच्चियों के लिए खास करते हमारी नीयत साफ है। हमारे पवार साहब के, हम लोगों के विचार हमारे मतलब दिल से जहन में हर जगह पे बसे हुए, इसलिए हम लोगों ने ये चीज़ों को ये किया है कि ये बच्चियों के लिए एकदम फ्री रखा हुआ है। उसके साथ साथ अभी आप बता रहे हैं हम लोग गवर्नमेंट की यहाँ पे देखिए डीबीटीसी जो स्कीम है, जो इसको ये मिलता है, जो डायरेक्ट बैंक ट्रांसफ़र होता है जो गवर्नमेंट की स्कीम के तहत, वो हम लोगों उन लोगों के कैसे स्कॉलरशिप उनको दिला सकते हैं। उसके लिए अगर आप बच्चे जब वो स्कीम के लिए जाना जाते हैं ना, तो उसमें क्या लगता है आपको, इनकम सर्टिफिकेट, डोमोसाइल, ये सब डॉक्यूमेंट लगते हैं। तो सिर्फ मैं बोलूँगा कि हम लोग ये स्कीम दिलाएंगे, मगर उसके लिए जो डॉक्यूमेंटेशन रहेंगे उनको बोलूँगा जाइए करने के लिए, तो वो तहसीलदार के ऑफिस पे 1 से 2 बार धक्का खाएंगे मुलुंड में जाके, फिर नहीं करेंगे। तो उसकी भी जवाबदारी हम ले रहे हैं, वो डॉक्यूमेंट भी बना के देंगे हम लोग, और यहीं पे बैठ के। आपके दिमाग में कैसे आया कि बच्चों को इस तरह रजिस्ट्रेशन करने पर उनको काफ़ी सुविधा होगी, और जो गरीब बच्चे हैं जिनको फीस भरने की सहूलियत नहीं है, जो आगे पढ़ाई कंटिन्यू नहीं कर सकते, इसके बारे में क्या सोचते? इसके लिए हम लोग उनको स्कीम में लेंगे, स्कीम में लेने से उनकी फ़ीस फ्री हो जाएगी, उनके डायरेक्ट बैंक में गवर्नमेंट की तरफ से अमाउंट आ जाएगी। और उसके लिए भी ऐसा नहीं सिर्फ हम लोग स्कीम में मतलब लैपटॉप पे बैठ के नहीं करेंगे, उसके लिए मैं आपको फिर रिपीट कर रहा हूँ, उसके लिए इनकम सर्टिफिकेट की ज़रूरत होती है, उसके लिए डोमोसाइल की ज़रूरत होती है। तो उनके जो भी डॉक्यूमेंटेशन लेकर, जो गवर्नमेंट के क्राइटेरिया है उस क्राइटेरिया में बिठाकर उनको उनके डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट करके उस स्कीम में वो कैसे आ सकते हैं उसकी हम कोशिश करेंगे। स्कीम की अगर आप बात करें तो क्या आरटीई का भी ज़्यादा से ज़्यादा उपयोग कर रहे हैं शिक्षा के क्षेत्र में बच्चों के मतलब उसके लिए विकास? देखिए इस बार तो हमने आरटीई के लिए इतना ये नहीं किया था, मगर इंशाल्लाह नेक्स्ट ईयर, क्योंकि हमारे यहाँ काम करते हैं। नगर सेवक का इलेक्शन नजदीक है, ईशान्य मुंबई के आप अध्यक्ष हैं युवाओं के, तो युवाओं के बारे में क्या ये करना चाहिए? अब ये युवाओं का जो है, मेरे पूरे ज़िले में मेरे पूरे तालुके अध्यक्षों को ये मैंने आदेश, मतलब हम लोगों ने मैंने बोलकर रखा हुआ है कि ये सब स्कीम हर पूरे ज़िले में चलेगी हमारे। हम लोग बच्चों के एडमिशन को लेकर, और उनको जो है उन गवर्नमेंट की कौन कौन सी स्कीमें उनको ये कर सकते हैं, उस स्कीम में ला सकते हैं, और स्कीम का फ़ायदा कैसा पहुंचा सकते हैं, ये सब चीज़ों की हम लोग मुहिम चलाएंगे, जिससे समाज का हित हो। हर काम करने के लिए तैयार है हम लोग। ईशान्य मुंबई में लगभग कितना सीट की तैयारी है आपकी? देखिए वो तो मेरे सब वरिष्ठ, वैसे तो मैं तो बोलूँगा कि 39 सीटें हैं, तो मेरे को 39 सीटें राष्ट्रवादी को मिल जाए और हम पूरी सीटें जीत के आए, ये मेरी ख्वाहिश रहेगी। मगर युवा बोलते हैं कि जो है हर एक पार्टी का पीठ की रीढ़ की हड्डी होती है। हम लोग पवार साहब के विचारों को लेकर, रास्ते से लेके और आवाम की आवाज़ को लेकर हर एक सरकारी कार्यालयों तक पहुंचाने के लिए खड़े हैं, और वो सब जो डिसीजन है हमारे वरिष्ठ नेता लोग तय करने वाले हैं कि कितनी सीटें लेना चाहिए और क्या करना चाहिए। कि विद्यार्थियों को प्रोत्साहन देने के लिए गुण गौरव सम्मान जैसे राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी कार्यक्रम का आयोजन करेगी क्या भविष्य में? देखिए गुण गौरव जो होता है, आप पर्टिकुलरली 1 से 2 स्टूडेंट या 5 स्टूडेंट या 20 स्टूडेंट को लाके कराओगे। हम इस समाज के हर एक दबे कुचले जो घर से निकले हुए स्टूडेंट को उसके परसेंटेज की मैपिंग नहीं करते हुए, उसके गुणों की मैपिंग नहीं करते हुए, उसको शिक्षा में कैसे अच्छे से अच्छा स्थान मिले, उसको कैसे किस तरीके से उसको गवर्नमेंट की स्कीमों में लाके उसकी जो भी मतलब हालात जो है, जो वित्तीय हालात जिसकी इसकी खराब है, उसको किस तरीके से मदद मिले, उस पर काम कर रहे हैं। और मैं समझता हूँ राष्ट्रवादी यही सभी विद्यार्थियों का गुण गौरव करना चाह रही है इसी तरीके से। रफीक नगर और शिवाजी नगर के अंदर जो मुस्लिम कब्रिस्तान है, बॉडी डिकम्पोज नहीं होने की वजह से कब्रिस्तान को बंद कर दिया गया है, और उनको शिफ्टिंग दी गई है कि वो लोग चीता कैंप में कब्रों को दफनाने के लिए लेकर जा सकते हैं। अब सबसे बड़ा सवाल ये है सर कि चीता कैंप छोटा इलाका है, और यहाँ से तकरीबन जो क्वांटिटी में मैयत जाएगी वो बहुत ज़्यादा है, तो क्या कहेंगे आप? ये बात तो अभी 4-5 दिन पहले ही जब सामने आई है, तो ये तो एक सिहरन पैदा करने वाली चीज़ है। और यहाँ पर जो आबादी है करीब मैं समझता हूँ 80-85% मार्टी की आबादी है, 2 कब्रिस्तान भी कम पड़ रहा है। और
जब ये खबर मैंने सुना तो मुझे तो काफ़ी तकलीफ़ हुई, और फिर गुस्सा इस बात का है कि प्रशासन ने इसके अंदर बहुत ही घोर लापरवाही की है। आप देखोगे 3-4 साल पहले, 5 साल पहले जब मिट्टी डाली गई तो मैंने खुद देखा था कि उसके अंदर बड़े बड़े पत्थर और राबिट डाली गई है। तो जब ये राबिट डाली गई है, आप अंदाज़ा लगा सकते हैं मुरुम मिट्टी होनी चाहिए जो बॉडी को डिकम्पोज करती है, और जब आपने उसके अंदर राबिट डाला है, कंक्रीट है उसके अंदर, घर के तोड़न है उसके अंदर, तो वो तो बॉडी उसके अंदर डिकम्पोज होगी ही नहीं। और अभी 4 दिन 3 दिन पहले जो चीज़ सामने तस्वीर आई है कि एक बॉडी बिल्कुल जैसी थी उसी तरह से सामने दिख रही है। अब उसके घर के जिसके होगा बंदा, चाहे वो लेडीज़ हो जेंट्स हो, उसके जो परिवार होगी, परिवार वाले होंगे, उनके ऊपर क्या बीती होगी। जब एक आम इंसान वो देख करके विचलित हो सकता है तो घर वालों की क्या कंडीशन होगी। और एक फरमान जारी कर दिया गया कि आप चीता कैंप जाओ, तो ये कोई बात है? सर यहाँ लास्ट से 4 से 5 किलोमीटर है चीता कैंप, वहाँ जाना, यहाँ से बॉडी वहाँ लेकर के जाना, यहाँ पर हर कोई शरीक होता है जनाजे में। चीता कैंप जाना, जो जनाजे में लोग शरीक होते हैं उसके 10% लोग भी नहीं जाएंगे। किराया वो तो किराया उस लगेगा ही। किराए के बारे में आप क्या कहेंगे? रिहायशी इलाका जहाँ रहता है, जहाँ पर वो पैदा हुए, जहाँ पर वो रहे, उनके आसपास उनके ताल्लुकात वाले लोग रहते हैं, जिनके पास पैसा नहीं होता है उनकी मदद हो जाती है। अब जो है मरने के बाद भी इंसान को खर्चा लग रहा है, कब्रिस्तान जाने तक का जिनके पास पैसा नहीं होगा उनको क्या करें, वो क्या करेंगे? ये बिल्कुल सरकार और प्रशासन की फेलियर है, और ये एक आम आदमी के ऊपर एक बोझ है। आज यहाँ शिवाजी नगर में जो आबादी है उसमें 60% लोग ऐसे हैं कि रोज़ कुआं खोदते हैं और पानी पीते हैं, ऐसी आबादी है यहाँ पर। उनके ऊपर 4 से 5 हज़ार रुपया ये एक्स्ट्रा बर्डन, जो बेचारा मरा है, तो ये तो ऐसे ही हाल हो गई है कि बिल्कुल आदमी सोच सोच के मर जाएगा कि मैं ना मरूँ ये कंडीशन में। ये बिल्कुल प्रशासन का फेलियर है। और इस बार सर मेरा सवाल आपसे है कि चीता 13 साल में 14 साल में कुछ किया नहीं, जिसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? कब्रिस्तान के मुद्दे को लेकर कितना गंभीर रहा सत्ता पक्ष और मौजूदा आप पक्ष होने के नाते आप उसको मूल्यांकन किस तरह से करते? ये मिट्टी घोटाला हुआ है, मिट्टी घोटाले की ये वजह है, ये उसी की देन है। ये मिट्टी जब डाली जा रही थी उसी वक्त लोगों ने ऑब्जेक्शन लिया, सत्ता पक्ष के लोगों ने ऑब्जेक्शन लिया उसके अंदर। अब वो क्यों ऑब्जेक्शन लिया आप वो लोगों से पूछ सकते हो। अब वो कुछ घोटाला होगा, हो सकता है उसकी वजह से ही ऑब्जेक्शन उन लोगों ने भी लिया था। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की तरफ से क्या ये किया जाएगा कब्रिस्तान के लिए? ये इसके लिए हमारे सीनियर्स लीडर और हम लोग ये प्रशासन से मिल रहे हैं, बीएमसी से मिल रहे हैं, और उनको एक अल्टीमेटम देंगे कि भाई इसका सॉल्यूशन निकलना चाहिए। अगर सॉल्यूशन इसका जल्दी नहीं निकलेगा तो राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी अपने स्तर पर आंदोलन की तैयारी कर क्या रही है। अपील करना चाहेंगे मानपुर शिवाजी नगर के जो आवाम है उनसे, क्या अपील करना चाहेंगे इस बारे में, कब्रिस्तान के बारे में? अब कब्रिस्तान के बारे में अब अपील उनसे यही है कि भाई अभी ये चीज़ ऐसा तो ये है नहीं कि आप किसी को, जैसे यहाँ बच्चों का आप लोगों ने अभी देखा है कि भाई उनको एक फ़ीस के लिए कर दिया गया कि भाई आपकी फ़ीस हम भर देंगे, लेकिन ये चीज़ तो ऐसा है नहीं। ये एक कब्रिस्तान होनी चाहिए। आप ये नहीं कर सकते हो ना कि भाई उनको ला करके हमारे घर पे या इस मोहल्ले में आप दफना दो। वो तो उनसे यही रिक्वेस्ट है कि जो चीज़ है इसके लिए कोई पैनिक ना हो, और जैसा प्रशासन कहता है उस हिसाब से फॉलो करें। इरफान सर मेरा सवाल आपसे है, इससे पहले चीता कैंप के अंदर लॉकडाउन के ड्यूरेशन के टाइम पर कब्रिस्तान में किल्लत हो रही थी, तो 2 पिच एक्स्ट्रा बनाई गई है। अब जो है वहाँ पर यहाँ से जब ज़्यादा मात्रा में वहाँ पर लोग जाएंगे तो वहाँ की जो प्रॉब्लम होगी फिर उसको लेकर क्या किया जाएगा, इसके लिए क्या सोल्यूशन है? स्थानीय आमदार और खासदार को आप क्या कहेंगे? देखिए, अगर आप जो बता रहे हैं ना कि स्थानीय और आमदार और खासदार, अगर वाकई स्थानीय आमदार यहाँ के शिवाजी नगर मानपुर तालुके के अगर आमदार हो या ईशान्य मुंबई ज़िले के खासदार हो, अगर ये वाकई शिवाजी नगर के मसलों को लेकर इतने अवेयर रहते तो ये मुसीबत मैं नहीं समझता कि इस लेवल पे पहुंच जाती। मगर कैसा है कि हम लोग बस खुश हैं
कि हमको पानी मिला हुआ है, ये बार बार मुद्दे को बता दिया जाता है और इसी में खुश रखकर गोवंडी वासियों को उनके जो मेन मसले हैं, जैसे भी अभी एक पत्रकार भाई किसी ने कहा था कि यहाँ पे एजुकेशन को लेकर अभी तक के कॉलेजेस नहीं हुए, यहाँ पे जो है ड्रग्स का कारोबार दिन ब दिन बढ़ते जा रहा है, यहाँ पे आम लोगों की सुरक्षाओं के हालात खस्ते हैं, ये ऐसे बहुत सारे मसले। मगर यहाँ पे 2-5 साल के बच्चे अगर रास्ते से निकल जा रहे तो किडनैप हो रहे हैं, मालूम पड़ रहा फिर वो यूपी में मिल रहे हैं। इस तरीके के हालात देखते हुए कानून से लेके हर चीज़ों की हालात देखो आप, इतने बदतर होते जा रही है कि ये हिस्सा बम्बई इलाके में है या कोई खेड़े गांव में है, ये हमको समझ में नहीं आ रहा है। फिर भी कोई बात होगी तो इतने अच्छे से मार्केटिंग करके लोगों के माइंड को सेट रखा गया है कि भैया पानी लाया गया है, कुछ मत बोलना, ये मुद्दे में ही खुश रखा गया है। वो खुश नहीं रखा गया है, वो उनकी एक मार्केटिंग का सिस्टम है, वो मार्केटिंग के तहत पानी लाया है, उसके आगे कुछ सोचो मत, पानी लाया गया ना बस, उसके आगे और कुछ सोचना नहीं। मगर ऐसा नहीं है। अब लोग जो है ना, यहाँ के लोगों को एकदम मन ही नहीं, अब तो पूरी तरीके से हर तरीके से उब चुके हैं कि ये कैसी हालत हो गई कि अब मरने के बाद में भी, एक तो पहले ही रफीक नगर के जब कब्रिस्तान के लिए जब खोदा जाता था जगह कब्र के लिए, तो इतने बड़े बड़े पत्थर ये वो, ऐसी हालत हो गई थी कि जीसीबी से कब्र खोदी गई, कितनी बार ड्रिल मशीन की जीसीबी ये करके। और यहाँ आप बता रहे हैं विपक्ष की बात क्या कर रहे हैं, अब सत्ताधारी के ही, हमारे जैसे नसीम चाचा ने बताया कि सत्ताधारी के लोगों ने ही आवाज़ उठाया था वो मट्टी का, तो ये मट्टी का घोटाला क्या है, इस पर आप लोग भी पूछे प्रशासन को कि ये मट्टी कौन सी डाली गई है, क्यों ऐसा हुआ है करके। जो मुरुम मट्टी, एक क्वालिटी दर्जेदार मट्टी की ज़रूरत होना चाहिए था, वो मट्टी नहीं डाली गई। अगर डाली गई है तो चलो प्रशासन को लेकर आप लोग गवाह बनिए और प्रशासन को बुलाइए। चैलेंज मैं करता हूँ, 1-1.5 फुट खोदते हैं, कितना फुट मट्टी है और कितना फुट मुरुम है, और दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। और ये बात रही, ये हमारे फादर बॉडी के तालुका अध्यक्ष है नसीम चाचा, ये देखिए ये लोग प्रशासन से और हमारे सीनियर लीडर लोग तरीके से बात करना जानते हैं, क्योंकि फादर बॉडी जो है तरीके से चलने वाले लोग हैं। और मगर हम तो यूथ हैं, 1 से 1.5 महीने का जो भी है ये मामला है, देखेंगे बाद में है ना। ये बीएमसी वालों को, ये मैं ईशान्य मुंबई का जिला अध्यक्ष होने के नाते बता रहा हूँ, यहाँ पे जो प्रशासन में बैठ के जो मलाई खाते हुए बैठे हुए ना, ये मुसलमानों के अगर मतलब जीते जी तो खिलवाड़ कर रहे हैं, और मरने के बाद का भी खिलवाड़ अगर जारी रखेंगे ना, तो ये समझ लीजिएगा ना, इरफान ड्यूटी से हम लोगों का और राष्ट्रवादी युवक कांग्रेस से उनका भी पाला पड़ेगा आने वाले टाइम। इरफान सर, जिस तरीके से आपने कहा कि महीने 1.5 महीने हम लोग देखेंगे, इस मसले को अगर महीना 1.5 महीना खींचा जाए तो मेरे हिसाब से चीता गेम की कब्रें भी ब्लॉक हो जाएगी, वहाँ पर भी कब्र दफनाया नहीं जा सकती। इरफान भाई, गोवंडी शिवाजी नगर को एक और कब्रिस्तान की जरूरत है, एक और कब्रिस्तान की जरूरत है, तो आप प्रशासन से क्या मांगते हैं? देखिए, मैं अभी 2 बात हैं, जैसे इनका ये कहना था कि अगर महीने 1.5 महीने में वहाँ की कब्र फुल हो जाएगी तो ऑब्वियसली दिखती बात है कि वो चीज़ें होने वाली है, ठीक है। अब देखिए हमारी, या तो अगर आप मुझसे अगर ये सवाल पूछते, अगर मेरी सरकार होती तो मैं कहीं ना कहीं दौड़कर आपको भी लेकर चलता मंत्रालय में, मेरे संबंधित मंत्री के साथ बात करूं। मगर आपको पता ही है, आए दिन कोल्हापुर की हालत, आए दिन वो उसकी हालत क्या हो रही है, औरंगाबाद में इधर उधर क्या चल रहा है, ठीक है। तो उन लोगों को उसी से फुर्सत नहीं है। टीपू सुल्तान का मकबरा कहाँ बना है, औरंगाबाद का कहाँ बना है, किसकी फ़ोटो कौन लगा रहा है, इसी से फ़र्क नहीं है ना। तो उनको ये पता है कि बम्बई जैसे इलाके में कब्रिस्तान के लोगों के मरने के बाद के हालात क्या हो रहे हैं, उसकी कोई फिक्र नहीं है ना कुछ है। तो ये जो जातीय काम करने वाली सरकार बैठी हुई है, उनसे हम क्या उम्मीद रख से। मैं आपको लेकर भी जाऊंगा तो फडणवीस साहब यही बताएंगे कि औरंगजेब का है या टीपू सुल्तान का है, तो मैं उनको क्या बोलूँगा आपके सामने। आप यही बात रही। और दूसरी बात रही, आप अगर यहाँ से लेके जाने के लिए जो दिक्कत आती है, कोशिश करेंगे अगर हमारे तक कोई अप्रोच करता है और हम लोगों को बिंदास बताइए, कोई ऐसी जिसके हालात खस्ता है और जिसको लेकर जाने जाएगा, राष्ट्रवादी पार्टी और पूरा परिवार राष्ट्रवादी का उनके साथ रहेगा और उनकी पूरी कोशिश करेगा कि उनको निःशुल्क किस तरीके से सहायता उनको वाहन दी जाए। और आपका जो एक सवाल था, आपका वो सवाल रह गया। दरअसल आपने कहा है कि जो इसके बारे में राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी क्या कर रही है, तो राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी इस आने वाले हफ्ते में हमारे सुपीरियर्स से मिलकर के हम कमिश्नर के साथ यहाँ बैठक करेंगे और तीसरी कब्रिस्तान की मांग रखेंगे।
मुस्लिम नेता के नाम पर जो वोट मांगने वाले लोग हैं, आज वो कहाँ सोए? क्योंकि कब्रिस्तान का जो मामला है बड़े लेवल पे चल रहा है। सभी लोगों ने अगर आवाज वो उठाना चाहिए उसके ऊपर। मुस्लिम का सिर्फ वोट लेना जानते हैं तो मुस्लिम समाज के लिए काम क्यों नहीं कर रहे हैं, या इस तरह का मसला क्यों तो सामने? आप जगाइए उनको, जा करके उनसे सवाल करिए। आप तो उसी तरह से कह रहे हैं कि जैसे विपक्ष से आप सवाल कर रहे हैं। आज मोदी का जो गोदी मीडिया है उसी हिसाब से आप विपक्ष से सवाल कर रहे हैं और आप उनसे सवाल ही नहीं कर रहे हैं। आपको तो उनसे सवाल करना चाहिए ये चीज़ का कि आप क्यों सो रहे हैं। सर, आपसे उनको एक जगाइए सवाल आप लोग। करूंगा कि ये जो आपने बताया कब्रिस्तान का मुद्दा जो चल रहा है, मिट्टी घोटाला, मिट्टी में भ्रष्टाचार, ये कहाँ तक कब्रिस्तान तक सीमित है या मिट्टी का घोटाला और भी जगह हो रहा है? नहीं, अभी देखो मसला सिर्फ कब्रिस्तान का है तो कब्रिस्तान की बात करो, और कब्रिस्तान में मिट्टी का घोटाला हुआ है। अगर वाकई आपकी अभी भी जैसे देश का चौथा स्तंभ माना जाता है मीडिया, वाकई आप लोगों की अगर वो चीज़ बची हुई है साख चौथा स्तंभ की, तो मैं चाहता हूँ प्रशासन को आप लाइए और हम लोग प्रूव करके देंगे। आप अभी आपकी साख दिखाइए आप अपने हिसाब से। डेली न्यूज़ को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि हमारी खबरें सबसे पहले आप तक पहुंचे।